Hello, friends. Welcome again. This is the continuation of the topic which we were already discussing. हम कर रहे थे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और हमने बात की अभी तक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के क्या रीजंस थे. ठीक है, तो दोबारा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और उसका जो सक्सेसर स्टेट है वो एक चीज हम मिस कर गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूएसएसआर को सक्सीड जिसने किया उसका जो उत्तराधिकारी बना दैट इज रशिया. मतलब पुराना नाम आप एक तरह से कह सकते हो कि यूएसएसआर था, उसका जो सक्सेसर बना वो रशिया बना. हालांकि 15 न्यू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन रशिया को ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली जो पहले यूएसएसआर की थी. जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएसएसआर की सीट थी वो रशिया को मिली. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज यूएसएसआर ने साइन की हुई थी वो सारी उसकी अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी वो रशिया को शिफ्ट हो गई. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या दारोमदार पहले जो यूएसएसआर पे था अब वो रशिया पे आ गया. रशिया इज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. राइट नाउ हम बात करते हैं कि अब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे. ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आप ये कह सकते हो रिजल्ट्स. सिंपल है ना. कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में कॉन्सिक्वेंस टर्म आने से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं. तो उसमें एक बेस्ट आइडिया ये रहता है कि आप उसका हिंदी वर्जन पढ़ लें. क्वेश्चन पेपर में उसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी होता है, तो उसको पढ़ लें आप तो क्लियर हो जाता है. एनीवे, कॉन्सिक्वेंस मीन्स द रिजल्ट्स. तो पहला रिजल्ट जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से हुआ दैट वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन. जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन चल रही थी, जो 1945 से शुरू हुई कोल्ड वॉर थी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है, वो जो कन्फ्रंटेशन थी कि पावर अलायंस थी, दोनों जो सुपर पावर्स थी अपने अपने ग्रुप्स को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही थी. एक तरफ अमेरिका ने नेटो बनाया, दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट साइन किया. फिर उनके बीच में आर्म्स रेस चल रही थी. वो जो एक कन्फ्रंटेशन चल रही थी और वो जो एक एनवायरमेंट बना हुआ था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, जैसे 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने डिस्कस किया था, तो वो सारी की सारी कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई. ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो आप मतलब सिंपल सी बात है, बाइपोलर हम कह रहे थे, बाइपोलर में से एक खत्म हो गया, वन पोल एंडेड, तो ओनली वन वाज लेफ्ट, है ना. तो ओनली द वर्ल्ड वाज सर्वाइविंग विद ओनली वन सुपर पावर. तो ये एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी. दूसरी डेवलपमेंट थी कि जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड में वो चेंज हो गए. मतलब ये कि अब या तो वर्ल्ड यूनिपोलर होगा, वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रह जाएगी, या फिर ये जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो जाएगा. देखिए, दोनों में से एक सुपर पावर खत्म होगी, अब बचा यूएस. तो मतलब ये टाइम आ गया जिसमें यूएस जो है वो डोमिनेट करने वाला है अब आने वाले समय में वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, अपनी मनमर्जी करने वाला, और जैसा उसने किया भी, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यूएस हेजेमनी, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो या तो ये डेवलपमेंट होनी थी, या दूसरा था कि अब इसके अलावा बाइपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाए. मतलब बहुत सारी अलग अलग पावर जो है, कंट्री जो है वो पावरफुल हो जाएंगी और सभी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. थर्ड डेवलपमेंट था इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशंस. बहुत सारे न्यू नेशंस एग्जिस्टेंस में आए. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 15 न्यू नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, लताविया, इस्टोनिया, बहुत सारे हैं. 15 के 15 नाम याद रखना भी मुश्किल हो जाता है. और इन नेशंस में अब कुछ ऐसे थे जो यूरोपियन साइड में थे यूएसएसआर के. आप बुक के लास्ट पेज पे अगर आप जाएं तो वो नेशंस चाहते थे कि वो नाटो के मेंबर बन जाएं. आप बुक के लास्ट पेज पे जाएं, आई एक्सप्लेन इट टू यू कि किन की मैं बारे में बात कर रहा था. अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो. तो ईस्टर्न यूरोपियन जो थे वो चाहते थे नाटो ज्वाइन करना, जबकि सेंट्रल एशिया के जो नेशंस थे वो रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के जाना चाहते थे, बिकॉज उनकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन थी वो ज्यादा प्रॉक्सिमेट थी टू रशिया, एंड वो वेस्ट के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के चलना चाहते थे अलॉन्ग विद चाइना ऑल्सो. तो मतलब जितने जो अलग हुए नेशंस, उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज थी, तो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली वो अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे. तो ये जो तीन जो है ये मेजर आप कह सकते हो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. अब ये जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, आपको याद होगा कि डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या था. डिसइंटीग्रेशन का रीजन था कि वो लोग नाखुश थे सोशलिस्ट सिस्टम से, कम्युनिस्ट पार्टी के अथॉरिटेटिव ब्यूरोक्रेटिक रूल से.
ऑप्शन क्या था उनको उनको वो यूटोपियन जो वर्ल्ड दिखाई दे रहा था वो दिख रहा था वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म का और डेमोक्रेसी का। वो एक उनके लिए एक आप कह सकते हो एक बेट की तरह काम कर रहा था, अट्रैक्शन की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब इस सिस्टम को चेंज करना था, ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। मतलब ये दोनों आइडियोलॉजीज बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं अगर आप इसके बारे में पढ़ें। जैसे मैंने सोशलिज्म को आपको एक्सप्लेन किया था, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिनाई करता है कंप्लीटली और कैपिटलिज्म बोलता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिल्कुल ऑपोजिट है। दूसरी तरफ सोशलिज्म कहता है स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, कैपिटलिज्म बोलता है मिनिमम कंट्रोल ऑफ द स्टेट होना चाहिए। मार्केट फोर्सेस शुड डिटरमाइन, लाजेस फेयर थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी जूनियर क्लासेस में, लेट इट बी, लेट इट फ्री, फ्री मार्केट की बात करता है कैपिटलिज्म। वहां पर कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल, एवरीथिंग शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो कॉन्ट्रडिक्टरी था दोनों। और एक सिस्टम का, अब सोशलिज्म का एक ऐसी जगह जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, वहां से प्राइवेटाइजेशन में जाना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये सब इनको करना था बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन, उनके पास कोई और तरीका ही नहीं था, कोई थर्ड वे था ही नहीं। सिंपल एज दैट, दे हैव टू स्विच ओवर, they had to switch over from this communist socialist system to the capitalist system. अब ये जो सिस्टम का स्विच ओवर था, ये ट्रांजिशन जो था, ये एक शॉक की तरह आया। इस स्विच ओवर को, जो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ का जो सोशलिज्म जो स्विच ओवर था, ये इसका मॉडल जो था ट्रांजिशन का, दैट वाज इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेटन वुड ट्विंस, जिनको आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इन्होंने ये जो मॉडल है वो तैयार किया। इसमें करना क्या था, टोटल शिफ्ट करना था फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट सिस्टम स्टेट कंट्रोल टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, कॉर्पोरेट ओनरशिप होगी, स्टेट ओनरशिप नहीं होगी, ठीक है। और जो वहां पर कलेक्टिव फार्म्स थे, बड़े बड़े फार्म्स थे जो कलेक्टिव ओनरशिप में थे, गवर्नमेंट के ओनरशिप में थे, उसकी जगह अब एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन होना था। ये जो स्विच ओवर था, सॉरी, दिस स्विच ओवर वॉज वेरी सडन एंड फ्रीक्वेंट। फिर यहां पर फ्री ट्रेड लेके आना था, जो कि पहले स्टेट कंट्रोल ट्रेड था, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लाना था। मतलब फॉरेन कंट्रीज ने अब वहां पर आके इन्वेस्ट भी करना था। तो ये मॉडल जो था, इसके ये बिल्कुल अनअवेयर थे अबाउट दिस सिस्टम एंड दिस। ये पूरा जो स्विच ओवर था, इसमें एक और बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि जो पुरानी इनकी ट्रेड अलायंसेस थी, किसी के साथ कोई ट्रेड अलायंस जो इनके कंट्रीज के थे, वो सारे के सारे अब टूट रहे थे, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो रहा था। अब नए सिरे से जो है वो ट्रेड अलायंसेस बनने थे। और इस पूरे स्विच ओवर में वेस्ट जो था वो लीडर बन गया। मतलब वेस्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वेस्ट के डिक्टेट्स पे ये पूरा स्विच ओवर हो रहा था। और ये पूरा स्विच ओवर जो था, इसी स्विच ओवर को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। मतलब ये एक शॉक की तरह आया, एक ऐसे सिस्टम जो कि बिल्कुल स्टेट कंट्रोल था, जहां पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई जगह ही नहीं थी, अब प्योरली प्राइवेटाइज हो रहा था और लोगों को इसके बारे में आइडिया ही बिल्कुल नहीं था। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन सी है? ये वो कंट्रीज हैं जो पहले USSR की मेंबर थी। उन लोगों का ये जो स्विच ओवर था, दिस इज व्हाट वी कॉल द शॉक थेरेपी। अब इस शॉक थेरेपी के बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वही बात आ गई दोबारा से, पहले भी हमने कॉन्सिक्वेंसेज किए डिसइंटीग्रेशन के, अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। देखिए, शॉक थेरेपी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 90s में लोगों को एक बड़ा एक सब्ज बाग दिखाया कि उनको मास कंजम्पशन मिलेगी और वो वेस्ट की तरह लाइफस्टाइल जी पाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन था, ये शॉक ही था लोगों के लिए, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो वो जो सपना इनको दिख रहा था, वो सच्चाई में नहीं बदला। दूसरा, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, जिसके बेसिस पर, जिसके फाउंडेशन पर ये इतनी बड़ी कंट्री जो है वो सरवाइव कर रही थी और कंपीट कर रही थी अमेरिका को, वो सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो गई, राइट। एंड थर्ड, ये जो स्विच ओवर था, इसको ऐसा भी कहा जाता है फ्रॉम
socialism to capitalism, it is called the largest garage sale in the history. क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म्स थे, वो थ्रो अवे प्राइसेस पर लोगों को दे दिए गए, मिट्टी के भाव बांट दिए गए, और उसमें कुछ लोगों की तो लॉटरी लग गई, और कुछ लोग जो गरीब लोग थे जिनको इंस्टेंट मनी की जरूरत थी, उन लोगों ने, उनको भी हालांकि वाउचर जो है ऑक्शन में जाने के सबको दिए गए, लेकिन उन्होंने जाके क्या किया, इंस्टेंट मनी के चक्कर में, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं अभी सरवाइव करने के लिए, क्योंकि जो पहले वाला सिस्टम था स्टेट कंट्रोल का, वहां पे गवर्नमेंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखती थी, उनकी बेसिक नेसेसिटीज, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, एवरीथिंग, तो वो सब कुछ कोलैप्स हो गया। तो अल्टीमेटली इन लोगों को इंस्टेंट मनी जो चाहिए था सर्वाइवल के लिए, तो उन्होंने ब्लैक में जाके वो वाउचर्स बेच दिए। उससे क्या हुआ, कुछ लोगों के फायदे हो गए, बहुत फायदा हुआ उन लोगों को जिन्होंने वो वाउचर्स ब्लैक में खरीदे, और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सड़कों पे आ गए। रूबल जो करेंसी है रशिया की, वो डिक्लाइन हो गई, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई, और इन्फ्लेशन जो था बढ़ गया काफी। पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग, जो भी पैसा उन्होंने बचाया हुआ था लोगों के पास, जो थोड़ा बहुत सेविंग्स थी, वो सब खत्म हो गई सर्वाइवल में। एंड सिचुएशन इतनी ऐसी आ गई कि रशिया जो कि इतनी बड़ी कंट्रीज थी, सेल्फ रिलायंट थी, जिसके पास सारी अपनी सब चीजें थी, सारे रिसोर्सेज थे, चाहे वो फूड ग्रेन्स था, चाहे वो ऑयल था, या नेचुरल रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, उनको अपने फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करके लाना पड़ा। और जो उनका कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट का, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने, जो वहां पर रहते थे रशिया में या पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में, उन लोगों ने वहां से माइग्रेट करना शुरू कर दिया, छोड़ के चले गए फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अलॉन्ग विद इट, जो पूरा ये कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, इनमें क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, अब रिच और पुअर रीजन्स में बंटना शुरू हो गया। ये कुछ रीजन्स बहुत रिच रीजन हो गए, कुछ रीजन्स बहुत पुअर रीजन हो गए। एंड पॉलिटिकली जो एक प्रॉमिस था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का, वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपने आप ही अपना टर्म एक्सटेंड कर दिया, 10 साल तक अपना टर्म को एक्सटेंड कर दिया। तो वो डेमोक्रेसी का भी जो प्रॉमिस उनको लग रहा था, या जो ड्रीम उनको दिख रहा था, वो भी रियलाइज नहीं हुआ। अलॉन्ग विद इट, लास्टली एक कोई वहां पर जुडिशियल कल्चर नहीं था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वाली कोई सिचुएशन नहीं थी, या कोई जुडिशरी या लॉ का कोई रोल नहीं था। तो इस तरह से शॉक थेरेपी, आई होप अब आपको इसका टाइटल अच्छे से समझ आया होगा कि शॉक थेरेपी का, क्यों इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। कि इट गेव अ ह्यूज शॉक टू द पीपल, जो लोग बड़े अच्छे सपने देख रहे थे, वेस्ट के आइडियाज से इम्प्रेस्ड थे, और उस तरह की लाइफ चाहते थे, उस तरह का सिस्टम चाहते थे, वो बहुत काफी हद तक वो जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। हालांकि इसके बाद ग्रेजुअली ये जो इकोनॉमीज थी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज की, वो सर्वाइव करने लगी। कुछ डेवलपमेंट 2000 के आसपास आके 10 साल के गैप के बाद वो रिवाइव करना शुरू होगी। उसका मेन रीजन क्या था कि इन रीजन्स में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ऑयल का बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, तो उस ऑयल को एक्सपोर्ट करके ये इकोनॉमीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बूम अप करने लगी। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो जो पाइपलाइन है जो यूरोप की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है, वो उनके लैंडमास से होकर क्रॉस होती है, तो उससे जो उनको रेंट आ रहा था, उस रेंट से भी उनको काफी हेल्प मिला और उनकी इकोनॉमीज सर्वाइव की। तो दैट्स इट फॉर द डे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर।